जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार एजी साइंस में। साथियों, कल शाम को ऑल शिफ्ट जितने भी रीट के एग्जाम हुए थे उन सभी के पेपर अपलोड कर दिए हैं। और जो भी साथी कह रहे थे कि सर आप साइंस का तो कम से कम सॉल्यूशन करवा दीजिए, बाकी और सब्जेक्ट का हम देख लेंगे, तो साथियों आप सभी के लिए साइंस का सॉल्यूशन लेकर आए हूँ। और ये वो सॉल्यूशन नहीं है जो जितने भी अधिकतर लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो अपनी रिसर्च करके किताबों से देखकर आपको उत्तर बताते हैं। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ और आपकी ही तरह एग्जाम हॉल में उस प्रेशर को फील करके अपना एग्जाम देने की कोशिश की है। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से आपको परफेक्ट जितने भी मुझे लगता है कि मेरे 30 में से 29% सही हो जाएंगे। हाँ, 1% में जरूर डाउट है, बाकी मुझे 100% विश्वास है कि 28% जो मैंने की है वो 100% सही है। और लगभग मुझे लगता है जो 29% है वो भी मेरा सही होगा। सिर्फ 1% मुझे लगता है जो मेरा गलत हुआ है। और उसके आधार पर मैं आपको अपनी जो ओमार की जो कार्बन कॉपी है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप भी उनसे मिलान कर सकते हैं। मेरा डी वाला सीरीज आई थी मेरी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको उत्तर देता हूँ। चलिए सबसे पहले आप भी अपनी चेक, और जरूर साथियों जो जिनके फर्स्ट, सेकंड या थर्ड किसी भी शिफ्ट में आपने एग्जाम जरूर दिया हो, आने वाले समय में अगर आपके साइंस कहीं ना कहीं है तो ये पेपर आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए साथियों, सबसे पहले अपना जो मेरा पहला प्रश्न था वो ये था कि मादा मानव स्तन ग्रंथियां जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर अगर बात करें कि कौन से प्रकार की होती है। अब साथियों ये वैसे प्रश्न 6 से 10 तक आपको नहीं मिलेगा, ये 12th क्लास में अपने एक चैप्टर है अध्यावरणी तंत्र, जहां पर जितने भी मनुष्य के खास करके त्वचा के बारे में बता रखा है। और त्वचा में जितनी भी बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है, तेलीय ग्रंथियां हैं, सेबेशियस ग्रंथियां हैं, ठीक है ना, इसके अलावा स्तन ग्रंथियां, इनके बारे में वर्णन कर रखा है। तो वहां पर क्लियरली दे रखा है कि स्तन ग्रंथियां जो होती है वो एपोक्राइन प्रकार की होती है। क्योंकि मैं खुद 6 से लेकर 12 तक पढ़ा चुका हूं, तो इसलिए मुझे इसका नॉलेज था। हालांकि मुझे पता है जिन स्टूडेंट ने 6 से लेकर 10 तक की पढ़ी है उनके लिए थोड़ा सा ही हार्ड लगा है ये पेपर। उनमें 20 से 22% उनको इजी लगे हैं, बाकी 8 से 10% ऐसे जरूर है इस पेपर में भी जो काफी ज्यादा अच्छे लेवल के थे। तो इसका सही उत्तर एपोक्राइन होगा। कुछ साथी कह रहे सर होलोक्राइन, देखिए होलोक्राइन नहीं होता, होलोक्राइन तेलीय ग्रंथियां होती है, जहां पर एक जगह सारा जो रस है वो स्रावित होकर एक जगह इकट्ठा होता है, जहां से वो फूटती है और वहां से रस स्रावित होता है। जबकि स्तन ग्रंथियों में क्या होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी नलिकाएं एक जगह आके इकट्ठी होती है और एक नलिका में मिलती है और वहां से आगे स्रावित होता है। तो इसमें एपोक्राइन आंसर बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं आपको, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूं। विटामिन सी की, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसमें साथियों देखो जो ऑप्शन दे रखे हैं, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, बेरी बी की कमी से होता है, रिकेट्स डी की कमी से होता है। लेकिन जिस प्रकार से ये ऑप्शन दे रखे हैं ना, ए में रतौंधी, बी में बेरी, डी में रिकेट्स और सी में स्कर्वी, ये ठीक उसी क्रम में दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर स्कर्वी होगा, सी की कमी से, जो खास करके अपने खट्टे फलों वगैरह में जो साइट्रिक एसिड वगैरह फ्रूट होते हैं, जितने सिट्रस फ्रूट है, नींबू वगैरह है, उनके अंदर मोस्टली पाया जाता है। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं साथियों, 23वां जो प्रश्न है अपना, 23वें प्रश्न में प्रश्न पूछा गया कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है। साथियों पेपर होने से पहले मैंने आपको स्पेशली कहा था कि कोशिका का टॉपिक लास्ट टाइम भी अगर प्रश्न आया था तो वो 11th क्लास की बुक से आया था। हालांकि ये जो अपने सिंपल अगर कोशिका विभाजन का टॉपिक पढ़ा है तो एक ही प्रश्न को थोड़ा सा घुमाकर 2 अलग अलग प्रश्न बनाए गए हैं और एक ही टॉपिक से प्रश्न आए डायरेक्ट। तो इसमें सीधा सा आपको बता देता हूं कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है। अगर आपने अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा होगा तो अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था होती है उसकी 5 उप अवस्थाएं होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, ठीक है, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। जिसमें हम अगर बात करें तो पहली अवस्था के अंदर जैसे गुलदस्ती की अवस्था कहते हैं, दूसरे में जो समजात गुणसूत्र पास आ जाते हैं जिसे सिनेप्सिस कहते हैं, और फिर उसमें जो जीनविनी में वगैरह होता है। चलिए वो किसी और टॉपिक में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर सिनेप्सिस की बात डायरेक्ट की गई है तो ये होती है अपनी दूसरी उप अवस्था के अंदर जिसे कहते हैं जाइगोटीन। जाइगोटीन के अंदर जो समजात गुणसूत्र पास आ जाते हैं तो उसमें हम जो हम कहते हैं सिनेप्सिस। और यहाँ पर एक सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स भी होता है जो अलग एक प्रश्न में हम आगे एक प्रश्न हो रहेगा इसी से संबंधित। तो इसका आंसर सही होगा जाइगोटीन। नेक्स्ट अगर बात करें 124 नंबर का, भारत में चिकित्सा सहगर्भता समापन को कानून को स्वीकृति कब मिली थी। साथियों हालांकि ये इतनी ज़्यादा मुझे भी याद नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा ये उत्तर भी सही हुआ। इसका सही आंसर 1971 होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 1971 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यहां पर जो भी उत्तर बता रहा हूं साथियों, आप इसे फाइनल आंसर किसे इसका मिलान कर लेना, सारे उत्तर वही के वही रहने वाले हैं, किसी प्रकार का किसी भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। नेक्स्ट है ये प्रश्न, एक मात्र ऐसा प्रश्न है 30 प्रश्नों में जो मेरा गलत हुआ है, क्योंकि ये टॉपिक में मैंने इतनी डिटेल के साथ इस टॉपिक को नहीं पढ़ा था कहीं से भी। क्योंकि साथियों पहली बात बताऊं, मैंने भी इस पात्रता के लिए इतनी ज्यादा अच्छी तैयारी नहीं की, लेकिन साइंस विषय एक ऐसा विषय है जिसको मैं कई सालों से पढ़ाता आ रहा हूं, 6 से 7 साल हो गए इस विषय को पढ़ाते हुए, इसलिए इन टॉपिकों के प्रति एक अच्छी पकड़ थी। और लास्ट में 10-15 दिन जो मुझे मिले उसमें मैंने खास कर साइंस विषय को ही अच्छे से पढ़ा, क्योंकि अगर अपने खुद के सब्जेक्ट में अगर नंबर कम बनते हैं तो आने वाले जैसे 3rd ग्रेड एग्जाम वगैरह के लिए भी मैंने आपसे कहा था कि मैं खुद अपने ही सब्जेक्ट की अभी तैयारी कर रहा हूं ताकि आने वाले एग्जाम में मेरे लिए काफी अच्छा रहे।
तो हो सकता है मेरे अन्य विषय में नंबर कम बने, लेकिन साइंस पे मुझे विश्वास था और साइंस मेरे विश्वास पर खरी उतरी है। मेरा इसमें जो भी रिजल्ट रहेगा वो। चलिए साथियों, आगे इसमें अगर बात करें, सहेली वाला जो गर्भ निरोधक गोली बनती है, ऐसी एकमात्र गर्भ निरोधक गोली है ये जिसमें स्टीरॉइड्स वगैरह का, हार्मोन वगैरह का उपयोग नहीं किया जाता। और इसकी एक जो CCDP इस नाम से कोई संस्था वगैरह है, जो खास करके मैंने इस पर थोड़ा देखा था, तो वो लखनऊ में थी। इसी का एक थोड़ा सा उत्तर मुझे देखना पड़ा क्योंकि इसकी नॉलेज मुझे बिल्कुल नहीं थी। इसका उत्तर लखनऊ होगा, लेकिन मैंने गलती से इसमें बेंगलोर कर दिया था। इसमें ये मुझे बिल्कुल नहीं आता था, ईमानदारी से बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है 126वां प्रश्न, रब्बी की फसल का उदाहरण है। ठीक है, लास्ट टाइम जैसे चने वगैरह वगैरह के बारे में पूछा, जो शायद चना के बारे में या जौ के बारे में पूछा था कि कहाँ की फेमस है, ठीक उसी प्रकार उसी चैप्टर से प्रश्न आया है कि रब्बी की फसल निम्न में से कौन सी, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। इसका सही आंसर होगा गेहूं। बाकी सभी ये खरीफ की फसलें हैं, मूंगफली, मक्का है, ठीक है ना, जो है जवार है, जितने भी है, और सोयाबीन वगैरह, ये सारी क्या होती है, खरीफ की फसल होती है। रब्बी की फसल कौन सी है, गेहूं में है, जो अक्टूबर से शायद अपने फरवरी तक चलती है। नेक्स्ट आगे बात करें, स्टेनले होल वाला, इसमें भी कई बच्चों को डाउट है, हालांकि ये साइंस का प्रश्न नहीं है, लेकिन अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है किशोर बाल विकास वाला टॉपिक, तो बाल विकास के जब शुरुआत में हिस्ट्री की बात आती है तो 1993 के आसपास स्टेनले होल ने अपने क्या है कि 1990 के आसपास उन्होंने क्या किया था कि बच्चों के लिए विशेष प्रकार की बाल प्रश्नावलियां तैयार की थी। हालांकि देखिए, प्रश्नोत्तरी विधि है सुकरात की, प्रश्नावली विधि है वुडवर्थ की, जिसे कागज पेंसिल विधि भी कहते हैं। लेकिन अगर बात करें साथियों बाल विकास में, अगर इसमें देखिए प्रश्न इस प्रकार से कि स्टेनले होल ने कौन सी शिक्षण विधि को लोकप्रिय बनाया। अब देखिए साथियों, इसमें मैं कह रहा था ना आपको कि मेरे 28% में श्योर हूं, 1% ऐसा है जिसमें मुझे डाउट है, लेकिन उस पर भी मुझे लगता है कि उत्तर बिल्कुल सही होगा। स्टेनले होल का अन्य किसी विधि में मैंने नाम नहीं सुना। हाँ, प्रश्नावली विधि जो बालकों के लिए स्पेशली इन्होंने तैयार की थी, तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग प्रश्नावली विधि होना चाहिए। इसका मैं आपको फाइनल आंसर के आने के बाद ही 100% बता पाऊंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि 90% चांस है कि इसका उत्तर यही होगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट आगे की ओर बात करता हूं। 128वां प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता होती है। सतत जो कंटिन्यूसली चलता है यानी निरंतर होता है ये, और साथ ही साथ देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है ये बच्चे की, हम बात करें शैक्षणिक और सह शैक्षणिक यानी सभी प्रकार के विकास पर ये अपना क्या करता है, फोकस डालता है। तो इसमें सभी विकास भी होता है। और अवधि पहलू का मतलब क्या होता है, हर टर्म वाइज छोटे छोटे क्या होता है, बीच बीच में टेस्ट कंटिन्यू होते रहते हैं, निरंतर होते रहते हैं, और बीच बीच में पूरे अपने क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों को एक सम्मिलित रूप ही होता है अपना ये, ठीक है ना। इसलिए इसका उत्तर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो होगा डी। इसका निश्चित रूप से उत्तर डी ही माना जाएगा, अंतिम आप चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है इसका सभी होगा, उपरोक्त सभी। 129वां जो प्रश्न है, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ नहीं है, यानी इसका कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है। तो इसमें पहला ही गुण है, ये कोई लाभ नहीं है, तो हानि है इसकी कि ये थोड़ी क्या होती है, महंगी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा क्या, ये थोड़ी सी क्या होती है, कॉस्ट ज़्यादा होती है इसकी, महंगी होती है, ये एक्सपेंसिव होती है। इसका नेक्स्ट जो प्रश्न है, इस प्रश्न में देखिए अब देखिए साथियों, जब तक एक पेपर हमारे सामने नहीं आ जाता तब तक हम अधूरे प्रश्न बताते हैं, जिसके आधार पर एक सही उत्तर का आंकलन नहीं कर सकते। अब जितने भी कोचिंग संस्थाओं ने अब तक अपनी अपनी आंसर की जारी की है, उनको वही पता है जो उन्होंने सिर्फ सुना है, लेकिन मैंने खुद एग्जाम हॉल में बैठकर फील किया, तभी मैंने आपको ये उत्तर बताया था। और अब आपको विश्वास हो जाएगा कि इसका उत्तर ये क्यों होगा। इसमें बिल्कुल आप ऑप्शनों को देखोगे तो आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में हम इतने घबरा जाते हैं कि कई बार ऑप्शनों को भी ठीक से नहीं पढ़ पाते, तो इसलिए कई बार बच्चों को भी कन्फ्यूजन हो जाता है। इसमें देखिए पेश ही अगर बात करें, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है, किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों के जमीन पर रखी पानी की बाल्टी को उठाना। उठाते, गिराते, धक्का देते हैं तो ये पेशिबल का काम है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से मेज पर रखी पुस्तक को उठाना, उठाते वक्त भी हम पेशिबल लगाते हैं। नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन है, किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से नाव खेलना बंद कर देने पर नाव का पानी में कुछ देर चलकर रुक जाना। यानी अब बात करें साथियों, जैसे मैंने एक बार सिंपल सा एक एग्जांपल देके आपको समझाया भी था टेलीग्राम पर, कि जिस प्रकार से मान लीजिए अगर विद्युत फैन की बात कर रहा हूं मैं, अगर सिर्फ एक बटन दबाता हूं, मैं सिर्फ एक स्विच ऑन करता हूं, उससे फैन चलने लगता है, तो वो मेरे हाथों से नहीं चल रहा है, मैंने तो सिर्फ वो स्विच ऑन किया, वो विद्युत से चल रहा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार की नाव में हमने अगर उसका अगर बात करें कि उसके अगर यहां पर देखिए इंग्लिश में अगर आपको नाम देखोगे आप, सॉरी, ए पर्सन स्टॉप रोइंग ए बोट विथ बोथ हिज हैंड्स, देयर बोट स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस। यानी कि उसने वो बंद करने के बाद वो अपने आप रुकती है, तो उसमें उसका घर्षण के कारण रुकी है, ना कि आपके पेशी बल के कारण। आपने उसको कोई रोका नहीं है पानी में उतरकर, वो अपने आप रुकी है, तो इसमें किसी प्रकार का पेशी बल नहीं लग रहा है। जबकि चौथा ऑप्शन भी आप देखेंगे, किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों को फर्श पर रखी मेज को धकेलना, उठाना, धकेलना, गिराना, ठीक है ना, ये सारे के सारे पेशी बल है, जबकि अपने आप जो रुक रही है वो घर्षण बल के कारण रुक रही है। इसका उत्तर सी सही होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट है, एक सरल लोलक है, ठीक है ना, एक पेंडुलम है, 20 दोलन पूरा करने में 40 सेकंड लगता है, तो बताइए सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। आवर्तकाल क्या होता है, 1/आवर्त, यानी कितनी फ्रीक्वेंसी रही है, वो कितने बार रिपीटेशन हुआ है। यानी अगर इसके मैथ्स के अकॉर्डिंग भी अगर करें हम,
कि 20 को करने में 40 लग रहा है तो 1 को करने में कितना लगेगा, तो ये अनुपात समानुपात से करता हूँ मोस्टली मैं तो ऐसे पर्सन, ठीक है ना। ये इसके नीचे आ जाएगा तो 20/40 कितना हो जाएगा, इसको उत्तर 2 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आवर्तकाल यानी इसको कितना समय लग रहा है एक दोलन को पूरा करने में, तो उसका आवर्तकाल हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें 132 स्टील, देखिए यही पर्सन अलग अलग एग्जाम में, 3 एग्जाम में तीनों शिफ्ट में आए हैं, दूसरी तीसरी चौथी शिफ्ट में। पहली अगर दूसरी शिफ्ट में बात करें तो वहां पर काठ की चम्मच दे रखी थी, तो उसमें किसी प्रकार का आप समझते हैं काठ है वो क्या होता है अपना कुचालक होता है, तो इसमें उधारा का संचरण वो नहीं होता, ठीक है ना, उष्मा का या फिर विद्युत का संचरण नहीं होता, तो उसमें किसी प्रकार का नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं वाला उत्तर होगा, चालन संवहन विकिरण कुछ नहीं होगा। अपने मेरे जो तीसरी शिफ्ट में जो पर्सन आया था उसके अंदर दे रखा था स्टील की, यानी वो एक धातु है, और धातुओं के अंदर या ठोस के अंदर जो विषमा का संचरण होता है वो मोस्टली किसके द्वारा होता है, चालन विधि के द्वारा होता है। अब कुछ साथी पूछ रहे थे सर इसमें विकिरण नहीं हो सकता, साथियों विकिरण को किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो स्पेसिफिक ये नहीं देता, या तो वो जैसे बताता कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कैसे पहुंच रहा है, तो इस प्रकार, या हम जब किसी चीज को आग लगाते हैं, ये भी एक याद रखना, आग लगाते हैं और हम साइड में बैठे हैं तो हमारे तक जो उष्मा हीट आ रही है वो क्या आ रही है, वो विकिरणों के माध्यम से आ रही है। लेकिन यहां पर डायरेक्टली दे रखा है कि एक चम्मच है वो भी धातु की स्टील की है, उससे अगर वो गर्म हो रही है तो वो किसके कारण हो रही है, वो चालन विधि के कारण ठंडी या गर्म जो भी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट है 133वां प्रश्न, मोटर वाहनों के पार्श्व दर्पण जो साइड में मिरर होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि देखिए मैंने इसकी एक सिंपल सी बच्चों को ट्रिक भी बताई थी कि हम गाड़ी में साइड से उतरते हैं, साइड से उतरते हैं तो साइड में जो होता है वो उतरने से याद रखना उत्तल में हमें जो शीशे में हमेशा कोई भी चीज पीछे से आती हुई चीज छोटी दिखाई देती है, तो इसका सबसे पहली बात तो है इसके अंदर बड़ा नहीं होगा, तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, ठीक है, बड़ा तो बिल्कुल नहीं होगा। अब छोटा है, अब साथियों देखिए बात करते हैं अवतल और उत्तल दो, हम इसमें सॉरी दर्पणों की बात करें, लेंस की नहीं, दर्पण अगर बात करें उत्तल दर्पण क्या होता है कि उत्तल दर्पण के अंदर जो भी चीज दिखाई देती है वो छोटी होती है, आभासी और सीधी दिखाई देती है, ठीक है ना, ये हमने उत्तल दर्पण का गुण पढ़ रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा, सीधा आभासी। आभासी हमेशा सीधा होते हैं, वास्तविक हमेशा उल्टे होते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। वास्तविक हमेशा कैसे होते हैं, उल्टे, आभासी हमेशा ही कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, तो इस आधार पे भी आपको बेसिक नॉलेज थी, तो उत्तर आपने बिल्कुल सही किया होगा। मैं मानता हूं साथियों कि सभी स्टूडेंट्स के लिए हर एक एग्जाम अपनी अपनी दृष्टि से हमें इजी या अपना सरल, इजी या फिर हार्ड लगता है, लेकिन अगर अपनी तैयारी अच्छी है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, तो निश्चित रूप से पात्रता जरूर आपकी क्लियर हो जाएगी, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट अगर बात करें शेर की दहाड़ में ध्वनि की प्रबलता और तारतम्य में, क्या आपको लगता है कौन सा कथन इसे सही बैठेगा, तो साथियों जो शेर की दहाड़ होती है उसकी जो लाउडनेस है, प्रबलता है, वो क्या होती है, अधिक होती है, जबकि अगर बात करें उसकी जो तारत्व है, पिच है, वो क्या होती है, लो होती है। जैसे मच्छर की भिनभिनाहट और शेर की दहाड़ वाला ऑप्शन मैंने कई बार बच्चों को करवाया है, शेर की दहाड़ की प्रबलता अधिक होती है लेकिन मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व अधिक होता है, तो यहां पर सही जो आंसर होगा वो ये होगा कि शेर की दहाड़ का प्रबलता अधिक होती है, ठीक है, और इसमें तारत्व कम वाला ऑप्शन कौन सा, प्रबलता अधिक और तारत्व कम, ये बी वाला ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है। आपको मैं साथ में अपना जो अपनी खुद ओमआर की जो कार्बन कॉपी है वो शेयर कर दूंगा, सिर्फ एक लखनऊ वाला जो ऑप्शन है वो आपको मैं बता दूंगा कि इसमें टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा कि इसमें थोड़ा सा आपको सही कर लेना, बाकी 29 के 29 जो मेरे सही है उससे आपका अगर ये सेशन रहा है मान लीजिए थर्ड शिफ्ट के अंदर आपका अगर डी वाला आपकी सीरीज है तो आप उससे मिलान कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 135 वाला प्रश्न है, निम्न में से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति कौन सी है, तो साथियों इसमें जो विद्युत घंटी है, ठीक है, विद्युत चुंबक वगैरह या विद्युत घंटी जो है इसके अंदर खास करके, ठीक है ना, ये किस पर आधारित है, अपने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, इसके अंदर चुंबक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, सिंपल से प्रश्न है ये, तो निम्न में से कौन सा ग्रह है जिसका सबसे कम सघन होता है, सबसे कम सघनता यानी डेंसिटी सबसे घनत्व तो सबसे कम किसका होता है, तो ये आपने अगर चैप्टर में अगर बुक में भी पढ़ा है तो ये आपने कोई रटने वाला मैटर ही नहीं था कि ये आपको सभी का सघनत्व याद रखना है, ये डायरेक्टली बुक में दिया हुआ है कि शनि इतना ज्यादा हल्का है कि उसको वो पानी पर भी तैर सकता है, उसका घनत्व तो इतना कम है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका सही आंसर वो होगा शनि, ठीक है ना, शनि सेचुरन जो होता है वो इसका सबसे कम घनत्व होता है, इतना कम घनत्व होता है कि ये पानी पर भी तैर सकता है, तो इसका उत्तर सही हो गया। नेक्स्ट अपना 137वां प्रश्न, निम्न में से मूल्यांकन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए साथियों इस पेपर के अंदर खास करके जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज चलाई थी, आपको याद हो तो बायोलॉजी के स्पेशली उसमें प्रश्न कराए थे, तो उसमें ज्यादातर प्रश्न मैंने यही दिए थे कि कौन सा कथन सत्य है, असत्य है। ऐसे प्रश्नों से आपको चारों ऑप्शनों की एक अच्छी समझ है तो ही आप ऐसे उत्तरों कर सकते हैं, क्योंकि नहीं में जब नहीं के ऑप्शन आ जाते हैं तो प्रश्न में भी नहीं है, ऑप्शनों में नहीं है, तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो इसमें आप वैसे तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आप जानते हैं मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, जबकि आंकलन वगैरह या फिर मापन का करते हैं तो उसका सीमित होता है। तो मूल्यांकन क्या होता है, व्यापक होता है, सीमित नहीं होता, तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट आगे की ओर बात करें साथियों
138वां, निम्न में से थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण। थर्मोप्लास्टिक जिसको एक बार किसी सांचे में डाल दिया तो पुनः उसका वापस से हम एक तरीके से रिसाइकल या रीयूज नहीं कर सकते, यानी वापस से उसको तैयार नहीं कर सकते। तो इसका बेकेलाइट, मेलेमाइन और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन जो होता है ये क्या होता है, ताप दृढ़ होते हैं। और थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, उनको वापस हम रूपांतरित करके एक नया रूप दे सकते हैं। तो पॉलीथीन क्या होता है, इसको रूप दे सकते हैं। और थर्मोस जो सेटिंग होते हैं, दाब दृढ़ होते हैं, उनका रूप नहीं बदल सकते। तो वो तीन ये हैं। जबकि पॉलीथीन वगैरह है, पीवीसी वगैरह होती है, ये क्या होती है, थर्मोप्लास्टिक होती है। नेक्स्ट आगे की ओर बात करते हैं साथियों, 139वां प्रश्न, निम्न में से एक परमाणु अणु कौन सा है। एक परमाणु में देखिए साथियों, जो जितनी भी अक्रिय गैसें आती है, हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टोन, जेनोन, ये सारी होती है ये अक्रिय गैसें जितनी भी है। इसमें एक दे रखा है ऑर्गन। ऑक्सीजन लिखते हैं तो मोस्टली हमें अणु के रूप में लिखना पड़ता है, O2 के रूप में। और इसके अलावा ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन H2 लिखते हैं, ऑक्सीजन O2 लिखते हैं, और ओजोन होता है O3। इन सभी में ये द्विपरमाणुक है, ये त्रिपरमाणुक है। जबकि एक परमाणुक कौन सा है इसके अंदर से, वो है अपना ऑर्गन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 140वां, मैग्नीशियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को करवाता हूं साथियों, मैं हमेशा रटवाता नहीं हूं। मैं उनको ये कहता हूं कि आपको जो भी सूत्र आता है वो आप अपने दिमाग में सोचिए। जैसे आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, मैग्नीशियम और फॉस्फेट, तो आपको ये पता होना चाहिए मैग्नीशियम की आपको इसमें कितनी होते हैं प्लस, और इसमें फॉस्फेट पे कितने माइनस है। अगर आपको ऑक्सीकरण अवस्था इनकी पता है तो आप इजीली इनकी पता कर सकते हैं। तो साथियों देखिए, मैग्नीशियम जो हम लिखते हैं, जैसे कोई भी एग्जांपल आपको याद हो, जैसे MgO, तो आपको पता है ऑक्सीजन पे -2 तो Mc पे +2 होते हैं। या सिंपली अगर बच्चों को वैसे डायरेक्ट रटते हैं वो तो सीधा याद कर लेते हैं कि मैग्नीशियम पर +2 होते हैं। ठीक है, चलो किसी और टॉपिक में बात करेंगे सूत्रों को कैसे बनाते हैं। अभी फिलहाल फॉस्फेट पे बात करते हैं, तो PO4 होता है फॉस्फेट। अब PO4 पे प्लस होता है, माइनस होता है, कितना होता है, तो आपने एक सूत्र सुना H3PO4। ठीक है, तो H3 हाइड्रोजन पर 1 होता है और H का 3 का यूज ले, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पे 3 होते हैं। तो PO4 पे -3 होता है और मैग्नीशियम पे +2 होता है। और आपको पता है इस प्रकार से क्रॉस हम करते हैं तो हमें पता चलेगा मैग्नीशियम के नीचे आएगा 3 और फॉस्फेट के नीचे आएगा 2। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं मैग्नीशियम के नीचे 3 और PO4 के नीचे 2 है। तो इस प्रकार से हम सूत्रों को संतुलित करके हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि मैग्नीशियम फॉस्फेट का जो सही एक संतुलित सूत्र होगा वो कौन सा होगा, वो होगा अपना तीसरा, मैग्नीशियम Mg3PO4 ठीक है, इस प्रकार से इसका सूत्र आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 141वां जो प्रश्न है वो है सूखे पौधों की डंडियों को अन्य कणों को पृथक करने में प्रयुक्त विधि। छोटी क्लासों से किताब से सीधा से पूछा गया, जिसका उत्तर होगा अपना थ्रेसिंग सॉरी, ये अपने आप थोड़ा सा पहले से ही होता है तो उसके अकॉर्डिंग थ्रेसिंग बी उत्तर इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करता हूं, 142वां, निम्न में से प्राकृतिक सूचक है। जैसे लास्ट टाइम प्रश्न आया था, लास्ट टाइम अपना फिनोफ्थलीन वाला प्रश्न आया था कि फिनोफ्थलीन जो होता है वो क्षार के साथ जैसे गुलाबी रंग देता है। तो इस बार सीधा सा प्रश्न पूछ लिया कि कौन सा एक प्राकृतिक सूचक है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा लिटमस, क्योंकि लिटमस जो होता है वो लाइकेन जैसे पादपों से प्राप्त किया जाता है। तो इसका उत्तर सही होगा ए। ठीक है, बाकी सभी जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये सारे आर्टिफिशियल होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है जिसको नष्ट नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर होगा सूर्य का प्रकाश। बाकी सारे यूज करने पर खत्म हो सकते हैं लेकिन सूर्य का प्रकाश अपना खत्म नहीं होता, तो ये अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट है 144वां प्रश्न अपना, विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रिया का उदाहरण है। पाठ्य सहगामी क्रिया, ठीक है, को करिकुलम एक्टिविटी, इसका सही आंसर होगा अपना विज्ञान क्लब। बाकी सभी देखेंगे अगर मॉडल चार्ट, बुलेटिन बोर्ड, ये सारे कैसे होते हैं, ये सर्वे से ऑडियो विजुअल एड्स हैं। बाकी ये एक ही ऐसा है जो पाठ्य सहगामी क्रिया के अंदर शामिल है। नेक्स्ट अगर बात करें साथियों, अगला, किस वर्ग के पौधों को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। पादप अगर पूरा इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो 5 भागों में पादपों को बांटते हैं। ठीक है ना, जिसमें सबसे पहले शैवाल है जो खास करके थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, फिर आता है अपना एंजियोस्पर्म। इनके गुणों के आधार पर जैसे अपने बात करें थैलोफाइटा जो स्पेशली पादपों जल में अंदर पाए जाते हैं, फिर ब्रायोफाइटा जल और स्थल दोनों पे हम पाते हैं। तो जल और स्थल दोनों पे जैसे उभयचर रहते हैं तो इसीलिए ब्रायोफाइटा को स्पेशली किस नाम से जाना जाता है, पादप वर्ग का उभयचर भी कहते हैं। सिंपल सा है ये। नेक्स्ट अगर बात करें 9th क्लास, शायद इसकी चैप्टर में 9th क्लास की बुक में है शायद ये मैटर, निम्न में से असंक्रामक रोग जो फैलता नहीं है, जो सूक्ष्म जीव से नहीं होता है इसमें मोस्टली, तो एड्स, कोरोना और जुखाम, ये सारे, जैसे जुखाम राइनो वायरस से होता है, कोरोना कोविड-19 जो हमने पढ़ा था, और एड्स है जो HIV के कारण होता है। कैंसर जो होता है, ठीक है ना, ऑन्कोलॉजी वगैरह में इसका अध्ययन करते हैं, ऑन्कोजीन वगैरह होते हैं और कुछ किरणों के कारण ये कैंसर होता है और ये फैलता नहीं है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, इसलिए कैंसर है वो असंक्रामक रोग है। अब ये पर्सन है, ये भी 12th क्लास से ही है, सॉरी 11th क्लास की चैप्टर, 11th क्लास में कोशिका का चैप्टर दे रखा है तो वहां से है। कोशिका विभाजन में सिनोप्टिमल जो सम्मिश्रण होता है, जैसे हमने इससे जस्ट पहले एक पर्सन पढ़ा था सिनेप्सिस, ठीक उसी तरह ये भी अपना जाइगोटिन अवस्था में ही पाया जाता है और जाइगोटिन अवस्था खुद प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था है, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो अपना प्रोफेज फर्स्ट होगा। प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है, पूर्व अवस्था फर्स्ट इसका आंसर सही होगा। बाकी पूर्व अवस्था सेकंड जो होती है वो सामान्य जैसे समसूत्री विभाजन पढ़ते हैं उसी के समान होती है, और केवल पूर्व अवस्था भी नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि पूर्व अवस्था तो समसूत्री विभाजन में पाई जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में इन्हीं विभाजनों को फर्स्ट या सेकंड के नाम से हम जानते हैं।
जीवाश्म ईंधन, ठीक है। जीवाश्म ईंधन किस प्रकार का होता है, हमें पता है जीवाश्म ईंधन यूज करने पर खत्म हो जाएगा और इसका वापस से एक बार हम इसका यूज लेने के बाद पुनः इसका उपयोग नहीं कर सकते, यानी नवीनीकरणीय नहीं होता है। तो ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत नहीं है, ये ऊर्जा का अनवीनीकरणीय स्रोत है, ठीक है ना। इसको वापस से नॉन रिन्यूएबल होता है, इसका वापस यूज नहीं ले सकते एक बार खत्म होने के बाद। नेक्स्ट अगर बात करें साथियों गंगा परियोजना, हालांकि ये प्रश्न भी मेरा सही हुआ, इतना ज़्यादा इसका नॉलेज नहीं था, लेकिन वो कह सकते हैं कि कई बार प्रश्न हमारे थोड़ा बहुत हम ऐसे ही तुक्के भी मार सकते हैं, तुक्का कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें बिल्कुल सन वाले प्रश्न आ जाते हैं, तो इतनी सारी जो डेट होती है उनको याद नहीं रख सकते, ठीक है। जैसे इसका उत्तर जो मैंने किया है वो है 1985 और ये मेरा उत्तर सही हुआ है, ठीक है। 1985 इसका उत्तर जो सही होगा। नेक्स्ट अगर बात करें साथियों 150 लास्ट प्रश्न है आज का, कौन सा जीवाणु में सुजाक रोग, कौन सा जीवाणु से सुजाक रोग होता है। तो इसमें अगर आपको यहाँ पर देखिए साथियों, अगर आपने मोस्टली अगर इंग्लिश में भी इसको पढ़ा होगा तो आपने इजीली कर दिया, गोनेरिया इसको इंग्लिश में कहते हैं सुजाक रोग को, ठीक है ना। और सुजाक का गोनेर जो अपना होता है वो निसेरिया गोनेरिया ही होता है, जो मैंने अपने एक रोगों वाला टॉपिक करवा रखा है, जिसमें मैंने पहले भी कहा था रोग वाला एक वीडियो आप जरूर देखना, जिसे इससे पहले जो शायद इसका पेपर हुआ था अपना कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, उसमें भी प्रश्न आया था बाला या नारू सोरा, उसका जो प्रश्न आया था काला आजार रोग, उसका भी मैंने डिटेल से, जितने भी रोग है वो वहां से कहीं से बाहर जाते ही नहीं है। तो साथियों इसका सही आंसर डी होगा। तो मैंने कोशिश की एक सिंपल सी आपको थर्ड शिफ्ट के अंदर जो विज्ञान में प्रश्न आए हैं 30% उनका एक सही उत्तर बताने की कोशिश करूं। साथियों ये किसी प्रकार का कोई रिसर्च करके मैंने आपको नहीं बताई है, आपकी ही तरह मैंने भी एग्जाम हॉल में बैठकर उस प्रेशर को फील करके ये उत्तर करने की कोशिश की है, और ऊपर वाले की दया से आप सभी के प्यार और साथ के कारण, आप सभी की दुआओं के कारण मेरे 30 में से 29% मुझे लगता है कि सही हो जाएंगे, नहीं होंगे तो कम से कम 28% डेफिनेटली श्योर है। वो एक थोड़ा सा स्टेनले हॉल वाले में अभी भी थोड़ा सा संशय है 5-7%, मुझे विश्वास है, लेकिन उसमें भी प्रश्नावली उत्तर को सही माना जाएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, कोशिश करूंगा अन्य जितने भी शिफ्ट है उसमें भी साइंस के प्रश्नों को या इंग्लिश वगैरह के बारे में, और एक खास करके जो कई स्टूडेंट कह रहे थे कि सर कई टीचर ने जो ये स्पेलिंग आई थी इंग्लिश में WREATHE, इसका सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा। साथियों मैंने आपको टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, हालांकि टेलीग्राम में हम उस सिंबल नहीं लिख सकते, इसका W साइलेंट है और इसका सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये होगा, ये थ नहीं आएगा, थ ऑप्शन में नहीं था, कहां से कर रहे हो आप, ये थीटा वाला जो ऑप्शन आता है ये ऑप्शन में नहीं था, कहीं 4 ऑप्शन थे, मैं आपको चेक भी करवा दूंगा वो इंग्लिश वाला पेपर, इसमें ये ऑप्शन ही नहीं था। तो इसका सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये होगा, चाहे कोई आपको कुछ भी बताए, ठीक है। आप बाकी आप नेट वगैरह पे सर्च कर सकते हैं। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।